हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन ए टू जेड केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हम कन्फर्मर्स भी कहते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स आर हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन ए टू जेड केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम कन्फर्मर्स भी कहते हैं। ये आइसोमेरिज्म अराइज होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करने के लिए फर्स्ट इसेंशियल कंडीशन है कि एटलीस्ट दो ऐसे कार्बन होने चाहिए जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। जब दो कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो उसके अराउंड रोटेशन हो सकता है। जैसे दोनों कार्बन अगर टेट्राहेड्रल हैं तो दिस मीन्स दोनों कार्बन पे 3 अदर ग्रुप अटैच होंगे। दोनों की एक वैलेंसी आपस में ज्वाइन हो गई और 3 वैलेंसी जो बची उस पे तीनों अदर ग्रुप होंगे। तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब इस केस में अगर हम एक कार्बन के साइड से ऑब्जर्व करें तो दूसरे कार्बन के कुछ वैलेंसी हाइड भी हो सकते हैं और दिख भी सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उनके अरेंजमेंट पे। जब इस तरह से किसी मॉलिक्यूल में ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो इस तरह के डिफरेंट अरेंजमेंट को जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से अराइज होता है इसी को कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं कन्फर्मर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। मीन्स ऐसा डिफरेंट अरेंजमेंट जो अराइज होता है ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखिए हम इथेन की बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें देखिए इथेन मॉलिक्यूल में दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। अब ये अटैच हैं तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें और ये टेट्राहेड्रल है तो इसका हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन को हाइड भी कर सकता, नहीं भी कर सकता। जैसे देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और एक साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में हम फ्रंट कार्बन को पॉइंट से यानी कि इस कार्बन को पॉइंट से और बैक कार्बन को स्फीयर से यानी कि इस कार्बन को स्फीयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमने बना दिया, ये फ्रंट कार्बन है और ये स्फीयर बना दिया, ये बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो तीनों को हमने ऐसे अटैच कर दिया और बैक कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो इस केस में हम क्या देखेंगे, हम यहाँ से क्या देख पाएंगे, हमको यहाँ से फ्रंट कार्बन के तीनों बॉन्ड बैक कार्बन के तीनों बॉन्ड को हाइड करते हुए दिखेंगे। यानी कि हमको ओनली फ्रंट कार्बन के CH बॉन्ड दिखेंगे, बैक कार्बन के CH बॉन्ड नहीं दिखेंगे। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इक्लिप्स कन्फर्मेशन मीन्स फ्रंट कार्बन के सभी बॉन्ड बैक कार्बन के सभी बॉन्ड को हाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ऑब्जर्व करें यहाँ से तो जब हम इस अरेंजमेंट को यानी कि आप देखो ये अरेंजमेंट आया कैसे, ये अरेंजमेंट अराइज होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से। तो अगर हम यहाँ पे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है इसको हम 60 डिग्री रोटेट कर दें तो ये एटम यहाँ से रोटेट होकर आ जाएगा यहाँ पे। यही चीज़ यहाँ पे किया गया है, 60 डिग्री रोटेट कर दिया। जो ये कार्बन है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में बॉन्ड है उस बॉन्ड के अराउंड 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन गया और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ गए। तो इस तरह से जो कन्फर्मर अराइज हुआ इस कन्फर्मर को कहते हैं हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं 2 एटम और बैलेंसी आप कह सकते हैं, 2 सिमिलर बैलेंसी मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। ये स्टैगर्ड और ये इक्लिप्स। स्टैगर्ड और इक्लिप्स में आप जब रोटेट कर रहे हो तो प्रत्येक डिग्री के रोटेशन पे कोई ना कोई अरेंजमेंट हमको मिलेगा और इसी अरेंजमेंट को हम कन्फर्मर्स कर रहे हैं। यानी कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में इनफाइनाइट अरेंजमेंट और भी पॉसिबल हैं। ये जो इनफाइनाइट अरेंजमेंट इसके अलावा होते हैं इसे कहते हैं स्क्यू।
तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में जब हम 1 डिग्री भी अगर रोटेट करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड, तो हर एक डिग्री पे एक नया अरेंजमेंट मिलेगा हमको। हर एक अरेंजमेंट को हम कन्फर्मर कहते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट कन्फर्मेशन मिलेंगे बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। इन सभी कन्फर्मेशन को कहते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। स्क्यू कन्फर्मेशन मतलब इसके बीच में 60 डिग्री से स्मॉल एंगल कोई भी होगा, हर एक कन्फर्मर को कहेंगे स्क्यू कन्फर्मर। तो इसके भी यहाँ पे 3 टाइप के कन्फर्मेशन बनेंगे इथेन के केस में। एक इक्लिप्स जिसमें फ्रंट कार्बन के CH बॉन्ड बैक कार्बन के CH बॉन्ड को हाइड करेगा। एक स्टैगर्ड जिसमें फ्रंट कार्बन का CH बॉन्ड बैक कार्बन के CH बॉन्ड से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। हाँ, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के CH के बीच में जो एंगल हमको दिखता है सामने से, इस एंगल को हम कहते हैं टॉर्जिनल एंगल। दिस इज टॉर्जिनल एंगल। और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो इसे कहेंगे स्टैगर्ड। और अगर हम और इनके बीच में देखें तो इनफाइनाइट कन्फर्मेशन है हर एक डिग्री पे, जिसे हम कह रहे हैं स्क्यू। तो इस तरह से 3 टाइप के कन्फर्मेशनल आइसोमर बनते हैं ईथेन में। अगर हम प्रोपेन की बात, सॉरी 1 मिनट, इसको भी देख लीजिए। इसको हमने रिप्रेजेंट किया, ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसे कहते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। इसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने का दूसरा तरीका है साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला। साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या करते हैं हम, जिस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होना है उसको हम टिल्टेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पे 3 एटम फ्रंट कार्बन पे और 3 एटम बैक कार्बन पे अटैच कर दिया। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे तो इस ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे जो फ्रंट कार्बन का CH बॉन्ड है वो बैक कार्बन के CH बॉन्ड को हाइड कर रहा है। ये बॉन्ड इसको हाइड कर रहा है और ये बॉन्ड इसको हाइड कर रहा है और ये बॉन्ड इसको हाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये बन गया इक्लिप्स कन्फर्मर। इक्लिप्स कन्फर्मर। इसको आप अब इस बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर दीजिए। इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए और इसको घुमा दीजिए 60 डिग्री, तो ये मिल गया। फ्रंट कार्बन को ऐसे रहने दिया, बैक कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो हमको ये अरेंजमेंट मिल गया। ये है स्टैगर्ड। अब यहाँ पे जो एंगल हमको दिख रहा है फ्रंट और बैक कार्बन के बीच में, यहाँ से सामने से देखने पे वही एंगल है टॉर्जिनल एंगल। और इन दोनों के रोटेशन के बीच में प्रत्येक डिग्री पे बहुत सारे कन्फर्मेशन मिले होंगे, उन सभी को हम कहते हैं स्क्यू। तो आप चाहो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो कन्फर्मेशनल आइसोमर को, या फिर साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूले को। साहार्स और न्यूमैन ओनली प्रोजेक्ट करने के मेथड है, प्रोजेक्शन फार्मूला है, वो कोई आइसोमर नहीं होता है। साहार्स और न्यूमैन दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं, ये कोई आइसोमर नहीं है। हाँ, तो अगर हम प्रोपेन का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखें तो देखिए प्रोपेन में 3 कार्बन है, CH3, CH2, CH3। तो हम किसी भी 2 कार्बन के C सिंगल बॉन्ड के अराउंड कन्फर्मर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप 1, 2 के बीच में ले लिए, कार्बन नंबर 1, 2, 3। तो हम कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच की बात कर रहे हैं। तो देखिए कार्बन, यहाँ पे हम दोनों में से किसी भी मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी मेथड का यूज़ करके आप कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप चाहो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला यूज़ करो या साहार्स। तो हम ओनली न्यूमैन से इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, 2 बार डिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में देखिए हम फ्रंट कार्बन को पॉइंट से और बैक कार्बन को स्पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम फ्रंट कार्बन पे देखेंगे इसके 3 वैलेंसी हैं और तीनों में से तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच है। बैक कार्बन पे भी 3 वैलेंसी हैं जिसमें से 2 हाइड्रोजन हैं और 1 CH3 है। तो अब आप ऐसे सपोज करो कि ये बन गया इक्लिप्स। इसमें क्या हो रहा है, 1 हाइड्रोजन CH3 को और बाकी 2 हाइड्रोजन को हाइड कर रहे हैं। फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन बैक कार्बन के हाइड्रोजन को हाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करो, आप 60 डिग्री रोटेट कर दो। 60 डिग्री का रोटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे बैक कार्बन का, तो क्या होगा, देखिए फ्रंट कार्बन एज इट इज यहीं रहेगा। बैक कार्बन पे क्या होगा, ये H H H, ये आ गया यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ये जो अरेंजमेंट है दिस इज इक्लिप्स। इक्लिप्स मीन्स फ्रंट कार्बन के ग्रुप बैक कार्बन के ग्रुप को हाइड कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया स्टैगर्ड।
स्टैगर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रंट और बैक कार्बन के बीच बैलेंसिंग में 60 डिग्री का डिफरेंस आ गया, मैक्सिमम डिफरेंस यही पॉसिबल है। इसके बाद देखिए अगर हम इसको 60 डिग्री फर्दर रोटेट कर दें तो हमको मिल जाएगा ये अरेंजमेंट, ये एच 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 और यहाँ पे आ जाएगा CH3 ग्रुप, यहाँ पे H और ये H। दिस इज फर्दर एक्लिप्स। मतलब पहले आपने फ्रंट कार्बन को ऐसे ही रोक दिया और बैक कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो स्टैगर्ड बन गया। फिर यहाँ पे फ्रंट कार्बन को ऐसे ही रोक दिया और बैक कार्बन को अगेन 60 डिग्री सेम डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो बन गया एक्लिप्स। एक बार हम फिर से इसको रोटेट करते हैं 60 डिग्री तो देखते हैं क्या बनता है। हम इसको 60 डिग्री फिर से उसी डायरेक्शन में रोटेट कर दिए तो क्या बनेगा, देखिए ये है फ्रंट कार्बन, इसको एज इट इज रहने दिया हमने और बैक कार्बन को फिर से रोटेट कर दिया तो फिर से इससे बन जाएगा स्टैगर्ड और अब ये आ जाएगा 180 डिग्री पे। पहले ये CH3 यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे इसको हमने रोटेट किया, अब ये आ गया 180 डिग्री पे तो 180 डिग्री पे फिर से बन गया स्टैगर्ड। मतलब आप इसको रोटेट करते जाएंगे अल्टरनेट वे में क्लिप्स और स्टैगर्ड का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। अब इन दोनों में हम अगर कंपेयर करें तो टर्जिनल एंगल सबसे ज़्यादा होता है स्टैगर्ड में, इसलिए स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल और क्लिप्स कम स्टेबल होता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं एनर्जी लेवल ग्राफ, तो एनर्जी लेवल ग्राफ इसका बनेगा लाइक दिस। ये जो हाई एनर्जी पे ये है एक्लिप्स, आप जितना डायग्राम बनाए हो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से बनेगा डायग्राम यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। ये पहला जो स्ट्रक्चर है एक्लिप्स का, इसकी एनर्जी हाईएस्ट है, ये फर्स्ट है 0 डिग्री पे। फिर हमने 60 डिग्री रोटेट किया तो ये स्टैगर्ड बना, दिस इज स्टेबल, ये 60 डिग्री स्टैगर्ड हो गया। फिर से हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो बन गया एक्लिप्स, ये हो गया 60 डिग्री एक्लिप्स, सॉरी 180 डिग्री एक्लिप्स और फर्दर 60 डिग्री रोटेट कर दिया, सॉरी दिस इज 120 तो ये बन गया 180 स्टैगर्ड। तो ऐसे स्टैगर्ड और एक्लिप्स रिपीट होते चला जा रहा है। ये जो लो एनर्जी का बन रहा है ये है स्टैगर्ड और जो हाई एनर्जी स्टेट बना ये है एक्लिप्स और इसके बीच में इनफाइनाइट स्टेट बनेंगे इस क्यू कन्फर्मेशन। तो दीज आर कन्फर्मेशन आइसोमर्स ऑफ प्रोपेन। अगर हम देखें स्टेबिलिटी के बेसिस पे तो मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोपेन एग्जिस्ट करेगा स्टैगर्ड के फॉर्म में, क्योंकि स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4। हम कन्फर्मेशनल आइसोमर देखेंगे कार्बन नंबर 2 और 3 के सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के बेसिस पे। इस रोटेशन के बेसिस पे हम जब देखेंगे तो ये है कार्बन नंबर 2 और 3, एक को आप पॉइंट से रिप्रेजेंट करोगे और दूसरे को स्पेयर से। तो ये पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया हमने कार्बन नंबर 2 को, कार्बन नंबर 3 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेयर से। तो अब देखो सबसे पहले हम बनाएंगे एक्लिप्स जो पूरी तरह से कवर हो रहा है। देखो ये फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप, तो आप 2 हाइड्रोजन और एक CH3 यहाँ पे अटैच कर दीजिए। अब बैक कार्बन को देखिए, बैक कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है, तो यहाँ भी आप 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप अटैच कर दीजिए। ये जो है इसे हम कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स। इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि 2 हैवी ग्रुप एक पास हैं जिसमें टर्जिनल एंगल रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और रिपल्सन होने की वजह से टर्जिनल एंगल इंक्रीज होगा, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, ऑटोमेटिक रोटेशन होने लगेगा। अब आप इसको 60 डिग्री रोटेट कर दीजिए। तो जब हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये बैक कार्बन। बैक कार्बन पे जो बैलेंसी है वो यहाँ पे आ गया। फ्रंट कार्बन पे यहाँ CH3 है और इन दोनों बांड पे H है। अब बैक कार्बन का CH3 यहाँ आ गया और H यहाँ पे। ये देखने में कुछ स्टैगर्ड जैसे लग रहा है, लेकिन इसे हम कहते हैं पार्शियल स्टैगर्ड, पार्शियल स्टैगर्ड।
पार्शियल स्टैगर्ड को ही गॉस कन्फर्मेशन भी कहते हैं। पार्शियल स्टैगर्ड इज आल्सो नोन एज गॉस कन्फर्मेशन। अब इसको आप 60 डिग्री फिर से रोटेट करोगे। जो हम इसको 60 डिग्री फिर से रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगा इस कार्बन के पास, और ये कुछ ऐसा मिलेगा हमको लाइक दिस। ये फ्रंट कार्बन हो गया, बैक कार्बन का ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रंट कार्बन पे यहाँ CH3 था, बैक कार्बन का H यहाँ आ गया, और बैक कार्बन का CH3 आ गया यहाँ पे। तो ये कुछ इक्लिप्स जैसे दिख रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली इक्लिप्स नहीं है, क्योंकि दोनों यहाँ पे जो इक्लिप्स हो रहे हैं वो सेम ग्रुप नहीं, मतलब फ्रंट कार्बन का जो ग्रुप बैक कार्बन को हाइड कर रहा है दोनों सेम नहीं है। बैक कार्बन के हैवी ग्रुप को फ्रंट कार्बन का लाइट ग्रुप हाइड कर रहा है, और यहाँ फ्रंट कार्बन का हैवी ग्रुप बैक कार्बन के एक स्मॉल ग्रुप को हाइड कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स। फर्दर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, देखिए ये आ जाएगा 180 डिग्री पे, ये बन जाएगा लाइक दिस। ये हो गया फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन पे बैलेंस आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे CH3 है फ्रंट कार्बन का, बैक कार्बन का CH3 आ गया यहाँ। इसे हम कहते हैं फुल्ली स्टैगर्ड। दिस इज फुल्ली स्टैगर्ड। तो अब आप इन सब की स्टेबिलिटी को कंपेयर करो अगर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुल्ली स्टैगर्ड, और सबसे कम स्टेबल होता है फुल्ली इक्लिप्स। और पार्शियल स्टैगर्ड थर्ड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, सेकेंड मोस्ट स्टेबल, ये थर्ड मोस्ट स्टेबल। मतलब अगर हम इसको स्टेबिलिटी के आर्डर में अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है फुल्ली स्टैगर्ड, जिसे एंटी भी कहते हैं। इसे कहते हैं एंटी कन्फर्मर्स। जो एंटी कन्फर्मर है दिस इज मोस्ट स्टेबल। इससे कम स्टेबल है गॉच। गॉच मीन्स पार्शियल स्टैगर्ड। सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल्ली स्टैगर्ड, सेकेंड मोस्ट स्टेबल इज पार्शियल स्टैगर्ड, थर्ड मोस्ट स्टेबल इज पार्शियल इक्लिप्स, एंड least stable is one, last one is fully eclipse. This is least stable conformer. तो इस तरह से यहाँ पे देखोगे जब हम ग्राफ बनाएंगे, अगर हम यहाँ से बना के फिर यहीं पे पहुँचते हैं, मतलब ये अरेंज करके हम फिर यहाँ पे पहुँचते हैं, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ से जाएंगे इस पे, तो यानी कि 60 डिग्री का रोटेशन, तो फिर से हमको मिल जाएगा यही स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं पार्शियल इक्लिप्स। फिर पार्शियल इक्लिप्स के बाद हम चलिए रोटेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, एक पॉइंट बना दीजिए लाइक दिस। ये हो गया फ्रंट कार्बन, और बैक कार्बन का एक स्फीयर बना दीजिए। अब इसको रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगा CH3 आ जाएगा फ्रंट कार्बन का, यहाँ H H H CH3, और यहाँ पे आ गया H। ये बन गया आपका फिर से पार्शियल स्टैगर्ड। फिर आप 160 डिग्री फिर से रोटेट कर दीजिए, तो ये बन आ जाएगा यहाँ पे, तो इससे बन जाएगा पार्शियल स्टैगर्ड। ये है पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स। अब आप 60 डिग्री रोटेट करोगे तो बनेगा पार्शियल स्टैगर्ड। यहाँ पे CH3 H H, अब आ गया CH3 यहाँ पे H H। ये बन गया पार्शियल स्टैगर्ड जिसे हम गॉच कहते हैं, मतलब सेम यही चीज़ यहाँ बन गया। फिर हम इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री पे, तो क्या बनेगा देखिए, फिर हमको ये रियल जो कन्फर्मर था यही वापस मिल गया, यानी कि कम्प्लीटली स्टैगर्ड हमको वापस मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी लेवल और बॉन्ड एंगल का, टॉर्जनल एंगल का, तो एक ग्राफ कैसा मिलेगा ये समझना है हमको। देख लो पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। ये फुल्ली इक्लिप्स है, पार्शियल स्टैगर्ड, पार्शियल इक्लिप्स, फुल्ली स्टैगर्ड, जिसमें दो CH3 ग्रुप है। इन्हीं दोनों को ध्यान देना आपको। CH3 अगर CH3 को हाइड कर रहा है तो ये फुल इक्लिप्स है। एक ग्रुप सेम ग्रुप को हाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए CH3 के बीच में एंगल का डिफरेंस है 60 डिग्री, बाकी हर जगह 60 डिग्री है, लेकिन ये और ज़्यादा पॉसिबल है, ये मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन CH3 ग्रुप नहीं है, इसलिए कंप्लीट स्टैगर्ड नहीं, इसे हम कहते हैं पार्शियल स्टैगर्ड। देन
और ज़्यादा रोटेट किया हमने तो ये फिर से जो CH3 ग्रुप है वो H से हाइड हो गया, तो ये हो गया पार्शियल इक्लिप्स, क्योंकि H जो है वो छोटा ग्रुप है और बड़े ग्रुप को हाइड कर रहा है, सेम ग्रुप को हाइड नहीं कर रहा है, इसलिए कम्प्लीटली इक्लिप्स नहीं है, ये पार्शियल इक्लिप्स है। यहाँ पे देखिए ये स्टैगर्ड है, CH3 और CH3 के बीच में यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है, इसलिए इसे हम कहते हैं कंप्लीट फुल्ली स्टैगर्ड आर NT। फिर से रोटेट करेंगे, फिर ये पार्शियल इक्लिप्स बन गया, फिर से रोटेट करेंगे, फिर बन गया पार्शियली स्टैगर्ड, और फिर रोटेट करेंगे तो फिर बन जाएगा इक्लिप्स। तो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम कंपेयर करें, एनर्जी वर्सेस डिग्री ऑफ रोटेशन, का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो हम देखेंगे, पहले हमने लिया इक्लिप्स, दिस इज कंप्लीटली इक्लिप्स, इसकी एनर्जी हाईएस्ट है और स्टेबिलिटी लोवेस्ट। देन इसको हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमको मिलता है एक फॉर्म, जिस फॉर्म को हम कहते हैं, जिस कन्फर्मर को हम कहते हैं पार्शियल स्टैगर्ड, फिर इसको हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमको अगला फॉर्म मिलता है जो 120 डिग्री पे मिलता है, इनिशियल से 120 पे, यानी कि इक्लिप्स को 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा जिसे हम कहेंगे पार्शियल इक्लिप्स। देन इसको हम 60 डिग्री और रोटेट करेंगे तो ये मिलेगा हमको 180 डिग्री पे, और ये होता है कंप्लीट स्टैगर्ड, इसी को हम NT फॉर्म भी कहते हैं, दिस इज NT को 60 डिग्री फिर से रोटेट करेंगे तो हमको फिर से पार्शियल इक्लिप्स मिल जाएगा, और पार्शियल इक्लिप्स को 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा पार्शियल स्टैगर्ड, और फिर हम इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा कंप्लीट इक्लिप्स। तो देखिए इन सभी फॉर्म को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इक्लिप्स इज हाईली अनस्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, और रियल में इस फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देन इससे कम स्टेबल, इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है पार्शियल इक्लिप्स, इस फॉर्म में भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने के लिए दो फॉर्म ही मेन है, एक पार्शियल स्टैगर्ड और दूसरा NT फॉर्म। तो जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं या ब्यूटेन लाइक किसी अदर कंपाउंड की बात करें, जैसे मान लीजिए ये है CH2, यहाँ पे अगर ये CH3 ग्रुप है तो ये ब्यूटेन हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप है Z, यहाँ पे कोई ग्रुप है X, और ये Z और X एक जैसे हैं, हैवी ग्रुप या लाइट ग्रुप, तो ये ब्यूटेन लाइक हो गया। इन दोनों कार्बन के बीच में अगर हम रोटेशन देखेंगे तो इन दोनों कार्बन के रोटेशन के बेसिस पे ये 4 टाइप के कन्फर्मेशन बनेंगे, इन दोनों ग्रुप सेम है तो ये 4 टाइप के कन्फर्मेशन बनेंगे। पहला, जब दोनों ग्रुप एक साइड में है तो इक्लिप्स बन जाएगा, 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो पार्शियल स्टैगर्ड बनेगा, वो अगेन 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो पार्शियल इक्लिप्स बनेगा, अगेन 60 डिग्री रोटेट करेंगे यानी कि 180 डिग्री पे हमको मिल जाएगा NT यानी कि कम्प्लीटली स्टैगर्ड, और अगेन हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा पार्शियल इक्लिप्स, अगेन 60 डिग्री रोटेशन पे मिल जाएगा हमको पार्शियल स्टैगर्ड, और फाइनली 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमको ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा। तो ओवरऑल 160 डिग्री पे ये मिल रहा हमको, 160 डिग्री पे ये मिला, सॉरी 360 पे, और ये मिल रहा हमको 300 पे, और ये मिल रहा है 280 पे, सॉरी 240 पे। तो ये डिफरेंट रोटेशन पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कन्फर्मेशन मिल रहा है। सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन है NT, और मोस्ट ऑफ प्रोपोर्शन NT के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन स्टेबल फॉर्म है पार्शियल स्टैगर्ड, और जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो पार्शियल स्टैगर्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर कोई कंपाउंड है उसका 90% NT के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो 10% स्टैगर्ड फॉर्म में, पार्शियल स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म में बिल्कुल निग्लेजिबल अमाउंट एग्जिस्ट करता है, आप मान सकते हो कि उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप जानते हो अगर कहीं मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NT इज 0.8, तो आप समझ जाएंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल स्टैगर्ड कितना होगा,
मोल, अगर दो कंपोनेंट है किसी मिक्सचर में तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1। तो अगर आपको NT का मोल फ्रैक्शन दे दिया तो सेकेंड स्टेबल फॉर्म जो है पार्शियल स्टैगर्ड, इसका मोल फ्रैक्शन आप 1 में से माइनस करके फाइंड कर लेंगे। यानी कि ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 माइनस 1, या आप कह सकते हो 1 माइनस x2, या आप इसको यहाँ पे अगर इस वैल्यू को पुट कर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा 0.2। मतलब आपको एक स्टेबल फॉर्म का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे स्टेबल फॉर्म का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं 1 में से सब्सट्रैक्शन करके। ओके, दीज आर ऑल अबाउट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म।